To all of you, welcome to another lecture on statistics and probability. इस लेक्चर में जो हमारी डिस्कशन होगी दैट इज अबाउट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं. द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ म्यू इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि ऐसी बेल शेप्ड कर्व जो अभी भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो लिटरेचर अगर हमें किसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम कहते हैं कि अगर कोई हम प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल फिजिकल लाइफ से करते हैं और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल हो रही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, तो जब उसके रिजल्ट्स को हम कंपेयर करेंगे यानी कि कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग किसके साथ करेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जो कि हमारे पास लिटरेचर में अवेलेबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपकी जो मीन पॉइंट है यानी कि जो म्यू है वो ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो होता है और जो सिग्मा या जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, यानी कि सिग्मा जो है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जिस तरह से ये है, आप देखें अगर इस शेप को आप देखें तो इसमें जो सिग्मा है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 है, 2 3 यानी कि 1 का डिफरेंस है, -1 -2 -3, और म्यू जो है वो उसमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो हमेशा इक्वल टू 0 होती है हमारे पास. और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जी वैल्यूज और जी स्कोर्स. ये व्हाट इज बेसिकली जी वैल्यूज हैं क्या या जी स्कोर्स जो है वो बेसिकली क्या है, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं. जी वैल्यूज और जी स्कोर्स द यूनिट मार्क ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि अगर ये आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे जो आप कि जो रिजल्ट्स आप जिनके लिए आप रिजल्ट्स फाइंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो उन वैल्यूज को बेसिकली हम अब किससे मार्क कर रहे हैं, z से. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व आर डिनोटेड बाय z. z से उसको डिनोट किया जाता है एंड द वैल्यूज ऑफ कॉल्ड z वैल्यूज आर z स्कोर्स. A specific value of z gives the distance between the mean and the point represented by z in terms of the standard deviation. Basically ये आपको क्या देती हैं, ये जो z values हैं, the value of z gives the distance between the mean and the point represented by the z in terms of the standard deviation. यहाँ से आपको मीन से डिफरेंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बेसिकली आपको जो उसका जो डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जो डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिलता है, दैट इज व्हाट वी कॉल जी. तो अब देखते हैं कि इसमें जो है फॉर एग्जांपल अगर हमें जो जी जो है बेसिकली इसके जो जी की वैल्यूज हैं, ये वाली जो जी जिसकी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिकली मैं आपको एक टेबल यहाँ पे शो कराता हूँ जो कि आपको किसी भी स्टैटिस्टिक्स की कोई भी आप बुक ले लें, कोई भी आप स्टैटिस्टिक्स की बुक लेंगे तो उसके बैक में ये टेबल जो है, यानी कि उसके अगर आप उसको बैक साइड से ओपन करेंगे तो आपको एक टेबल मिलेगा, बहुत सारे टेबल्स आपको स्टैटिस्टिक्स की बुक में से मिलेंगे, जी डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन ये जो टेबल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे जो टेबल मैंने खोला है अभी, ये बेसिकली जी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है. ये टेबल जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन होता है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलरेडी कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जो इस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, टोटल एरिया अंडर द कर्व जो हम 1 कह रहे हैं, तो बेसिकली इस कर्व के अंदर जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके जितने भी एरियाज हैं, टोटल एरिया अंडर दिस कर्व फॉर डिफरेंट डेविएशन जी की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये टेबल हमें ऑलरेडी मिला हुआ होता है. ये टेबल आपको एग्जाम में भी अलो होता है और आपको किसी भी स्टैटिस्टिक्स की बुक से ये टेबल जो है मिल जाएगा. अब बेसिकली हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे z की वैल्यू फाइंड करेंगे और z के लिए जो वैल्यूज आएंगी वो इस टेबल में से देख के उसकी प्रॉपर्टी हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी. तो दूसरी एक बात तो ये होगी कि सबसे पहले जो है यहाँ पे अगर आप टेबल को पढ़ें, द इसमें ऊपर टाइटल लिखा है द टेबल वैल्यूज रिप्रेजेंट एरिया टू द लेफ्ट ऑफ जी स्कोर. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई जी स्कोर यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इस तरफ जो एरिया आएगा वो इस जो जी का पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल अगर जी इज इक्वल टू ए है तो एरिया जो है वो इसकी लेफ्ट साइड पे हमें मिलेगा. ये चीज़ आपने याद रखनी. लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊँ, यहाँ पे देखें कि जिस तरह से अगर ये जी इज इक्वल टू ए है, यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल हम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टी एट जी इज इक्वल टू ए, तो जी इज इक्वल टू ए जो ये टेबल का जो रिजल्ट है दैट इज बेसिकली ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस, यानी कि इसका कंप्लीट लेफ्ट
लेफ्ट का सारा एरिया हमें ये टेबल दे रहा है, और कुछ टेबल आपको स्टैटिस्टिक्स की बुक में मिलेंगे जो मीन की राइट साइड पे एरिया देते हैं, कुछ लेफ्ट पे, लेकिन हम ये वाला टेबल फॉलो कर रहे हैं जिसमें आपका जो एरिया है वो लेफ्ट ऑफ द जी है, यानी कि जी की वैल्यू के लेफ्ट साइड पे जो भी एरिया होगा वो यहाँ से मिलेगा। तो चलें फॉर एग्जांपल मैं दोनों ही चीज़ें आपके सामने मैंने बैक टू बैक खोली हुई हैं, जी टेबल भी खुला हुआ है और एक साइड पे स्लाइड है। ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा नजर आने में, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा इसको। फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टू द लेफ्ट ऑफ जी, यानी कि अब आपको लेफ्ट ऑफ जी एरिया फाइंड करना है। अब जी की वैल्यू आपको क्या मिली है 1.95। फॉर एग्जांपल अब इसका फिजिकल मतलब क्या होगा, ये देखें यहाँ पे ये 1.95 जी इज इक्वल टू ए, यानी कि जी इज इक्वल टू 1.95। अब हमने ये इसके लेफ्ट पे एरिया फाइंड करना है। ये सारे का सारा जो शेडेड रीजन नजर आ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका एरिया क्या होगा। और ये जो है ये आपको वैल्यूज मिल रही होती हैं जी की, द डिफरेंस फ्रॉम द मीन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलें अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये एरिया 0.9744 कैसे आया। तो अब यहाँ पे देखें आपको जो वैल्यूज मिल रही हैं वो मिल रही हैं, जी की वैल्यू क्या है 1.95। तो हम इस टेबल पे चलेंगे। सबसे पहले ये जो कॉलम है जी वाला जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ अगर आप देखें तो इसमें हम ढूंढेंगे 1। तो सबसे पहले इस टेबल में हम लोग 1 ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको बहुत सी वैल्यूज जो है वो मिल जाती हैं। ये माइनस में थी, ये 0, और इसी तरह से अगर हम मूव करें तो हेयर वी हैव 1.0, 1 मिल गया। लेकिन यहाँ पे है 1.9। तो अगर मैं यहाँ पे इसको और थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ नीचे तो देखिए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो 1.9 में यहाँ पे पहुँच गया। अगर आप इस पॉइंट को नोट कर लें, यहाँ पे आप इसको नोट कर लें कि मैंने क्या किया, इस कॉलम में से पहले 1.9 को फाइंड आउट कर लिया, ये 1.9 मिल गया। अब आगे इसकी क्या है 1.95, और यहाँ पे अगर आप ये रो चेक करें, ये वाली जो ऊपर वाली रो है इस टेबल की, तो ये आपको मिल रही है 1.00। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक वैल्यू लूँ जिस तरह से 1.98 है और ये 00 इसमें ऐड करूँ 00, तो ये क्या आएगा 1.9। और अगर मैं यहाँ पे 0.1 है ये इसमें ऐड करूँ तो ये आएगा 1.91। अगर 2 ऐड करूँगा तो 1.92, 1.93, 1.94, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्या है 1.95। इसका मतलब है मैं इस कॉलम में से 1.9 को सिलेक्ट करूँगा और इस रो में से 0.5 को सिलेक्ट करूँगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ देखें, जब आप 1.9 में 0.5 ऐड करेंगे ये वाला रिजल्ट तो आपको मिलेगा 1.95 जो मुझे चाहिए था। अब मैंने दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली, ये वैल्यू भी फाइंड कर ली और आपकी 0.5 भी यहाँ से फाइंड कर ली। अब इस कॉलम में मूव करूंगा, देखिए इस रो में मूव करूंगा 1.9 वाली रो में जहाँ पर 0.5 की वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू जो है वो मेरी रिजल्ट है। तो देखें आपके रिजल्ट क्या आ रहे हैं 0.9744, तो यहाँ पे भी देखें 0.9744। तो ये एरिया हमें कैसे मिला, हमने यहाँ पे जी ढूंढा, फिर इस कॉलम को में से 1.9 फाइंड किया, यहाँ पे 0.5 को फाइंड किया और आपने इसका एरिया जो है वो सॉर्ट आउट कर लिया। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल कर लें, फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम z इज इक्वल टू -2.172 z इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं यहाँ पे तो बेसिकली हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला जो शेडेड है, लेकिन अभी अभी शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो टेबल है ये z की इस वैल्यू से कंप्लीट एरिया देगा, यानी कि अगर मैं z इज इक्वल टू 0 फाइंड करूंगा तो जो एरिया मुझे मिलेगा वो इस पूरे कर्व का होगा, और अगर z इज इक्वल टू -2.17 पे एरिया फाइंड करूंगा तो 2.17 से लेफ्ट साइड का एरिया होगा। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में मिला हुआ है वो हमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 एंड द लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू -2.71। सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, ये इसका आंसर है, ये है बेसिकली क्वेश्चन। फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम z इज इक्वल, मतलब -2.717 से लेके 0 के इस पोर्शन के सेंटर में हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रीन में पहले बड़ी करता हूँ ताकि मैं इसमें थोड़ी सी जो है यहाँ पे मैं मार्कर को यूज़ करूँ। बेसिकली देखें ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको मैं पहले बैक करता हूँ क्वेश्चन पे। तो ये देखें ये मैंने बनाया स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, सॉरी इसके शेप के लिए, लेकिन ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व ही है। फॉर एग्जांपल हमें एरिया फाइंड करना है z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे अगर 0 है
और ये 0 आ गया, और यहाँ पे आपका आ गया -2.17, 2.17। अब हमने जो एरिया फाइंड करना है वो ये वाला करना है। क्वेश्चन मार्क बेसिकली ये एरिया है इन दोनों के बीच में जो बाउंडेड है। लेकिन अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल कहता है कि जो भी वैल्यू आपको z की मिलेगी उसका पूरे का पूरा एरिया यहाँ से लेके उसके लेफ्ट में जितना भी कुछ है उस सारे का एरिया मिलेगा। और जब हम -2.17 का एरिया फाइंड करेंगे तो वो इसकी लेफ्ट का ये वाला एरिया मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दो शेप्स और बना देता हूँ, ये देखें यहाँ पर, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 0 मैं टेबल से वैल्यू फाइंड करूंगा तो 0 के लिए मुझे ये सारा रीजन मिलेगा, ये कंप्लीट जो रीजन है ये सारे का सारा मिलेगा, यानी कि ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये मिलेगा। और अगर मैं 2 पॉइंट यानी कि यहाँ से मैं ले लूँगा 2 पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेता हूँ -2.17, अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूंगा टेबल में से तो आपको ये वाला एरिया मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें फाइंड करना है ये बीच वाला एरिया। इसका मतलब है जो इसका एरिया आएगा 0 के एरिया में से, अगर मैं इसका एरिया माइनस कर दूं, ये वाला एरिया माइनस कर दूं, यानी कि 0 का एरिया यहाँ से लेके कंप्लीट आएगा, 0 के एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दूं तो ऑब्वियसली मुझे ये वाला सेक्शन मिल जाएगा। तो मैं यही करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम फाइंड द एरिया फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द z -2 to 0। फर्स्ट वी फाइंड द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z। तो लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 का एरिया फाइंड कर लें। वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम टेबल के पास चलते हैं जल्दी से, और टेबल में से जो है हम लोग जो है इसका वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं किस तरह से, z इज इक्वल टू 0। तो चलें टेबल में देखें z इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 0 पे आपको क्या 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 मिल रहा है, एरिया 0.5। तो ये देखें आपका जो एरिया है z इज इक्वल टू 0 पे, और वो आपको क्या मिला, वो आपको मिल गया यहाँ पे 0.5, ये वाला वैल्यू मिल गई आपको, ये 0.51 मिल गई आपको, ओ सॉरी ये वाली आपको मिल गई 0.5, यानी कि जो 0 की वैल्यू है वो मिल गई। उसके बाद हमने जो सेकंड वैल्यू है वो -2.17, तो ये प्लस वाला टेबल है तो हमारे पास एक नेगेटिव वाला टेबल भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले टेबल में से कॉलम में ढूंढेंगे -2.1, तो ढूंढ लेते हैं जल्दी से। ये देखें जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ये 3, ये -2.5, 4, 2, ये आ गया -2.1, ये आ गया 2.1 माइनस का, आगे क्या है 7। तो इसका मतलब है मैं ढूंढूंगा 0.7, तो ये वाला कॉलम होगा। इस कॉलम में नीचे आ जाऊंगा, -2.1 के सामने वाली जो वैल्यू है, ये देखें -2.1 के सामने वाली वैल्यू 0.7 के कॉलम में है 0.1500। तो इसका जो इसकी जो लेफ्ट में वैल्यू होगी वो ये होगी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपने टेबल में फाइंड की। अब ये माइनस क्यों है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 0 वाले एरिया में से -2.17 का एरिया माइनस करेंगे तो सेंटर वाला एरिया जो है वो हमें मिल जाएगा। ऑब्वियसली ये भी टेबल है, आप यहाँ से भी देख के कर सकते थे, लेकिन मैंने आपके साथ ये टेबल शेयर किया हुआ है तो बेहतर है आप इस टेबल पर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हेयर वी गो, ये देखें ये आपका एरिया जो है वो मिल गया। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये लेक्चर मैं अभी अपलोड कर दूंगा, आप लोग के पास कल वीकेंड भी है तो आप लोग इनको ज़रूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपके पास होंगे उनको नोट कर लीजिएगा, फिर जब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेंगे तो उसमें ये हम लोग, अगर आप लोगों को खुदा न खास्ता समझ में नहीं आता तो मसला नहीं है, हम लोग उसको फिर क्लास में दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो चलें अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया टू द राइट ऑफ जी। राइट ऑफ जी का मतलब है किस तरफ, z की राइट साइड पे, लेकिन जो टेबल में वैल्यू मिलेंगी वो किस तरफ मिलेंगी, लेफ्ट साइड में। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग z इज इक्वल टू 2.32 पे वैल्यू फाइंड करेंगे। चलते हैं 2.32 ढूंढ लेते हैं कहाँ पे है, प्लस वाले टेबल में चलते हैं। तो यहाँ पे है 2.3 और 2 है, तो कॉलम देख लेते हैं 0.2 वाला कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम जो है वो 0.2 वाला है। तो 2.32 वाले कॉलम में हम लोग यहाँ पे आ गए हैं 2.3, और ये थर्ड वाला जो कॉलम है हमारा ये 0 0, ये 1 2, यस, तो यही कॉलम होगा हमारा। 2.32 क्या एरिया आ रहा है हमारे पास, देखें 0.98983, ये रहा। और हमने किस तरफ एरिया फाइंड करना है, इसके राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे एरिया कैसे फाइंड करेंगे इसका,
ऑब्वियसली आपको पता है कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, चले मैं इसको थोड़ा सा पहले जूम कर लेता हूँ ताकि चीज़ें मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ। ये जो कर्व है हम लोगों ने सीखा था, ये जो कर्व हम बनाते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें टोटल एरिया जो है वो आपको पता है वो बराबर है 1 के। अब जो गिवन क्वेश्चन है, अगर फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू 2.32 यहाँ पर है, अब ऑब्वियसली आपकी मीन वैल्यू से बड़ा होगा 2.32। अब क्वेश्चन में हमें चाहिए ये वाला एरिया, ये एरिया जो है, ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है। लेकिन जब हम टेबल पे एरिया फाइंड करेंगे तो टेबल हमें इस के लेफ्ट हैंड साइड पे एरिया देता है, यानी कि इसका रिजल्ट हमें मिलता है टेबल में, जो कि है 0.9898, यानी कि वो इस साइड का रिजल्ट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमें इस साइड का रिजल्ट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, टोटल एरिया कर्व में कितना है, 1 है। तो अगर मैं 1 में से, टोटल एरिया इसका 1 है, 1 में से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो कौन सा एरिया बचेगा, ऑब्वियसली ये मार्क्ड एरिया बच जाएगा। दैट्स व्हाई व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सबट्रैक्टिंग the area of z is equal to 2.32 from 1, and I have the area for this required region that is equals to 0.102। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये देखें, ये बिल्कुल इसी तरह से आपने शेप बनाना है, और इन एग्जांपल्स में ये तस्वीर, ये शेप बनाना ज़रूरी होता है। तो फाइंड द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब इस एग्जांपल पे प्रैक्टिस कीजिएगा, लेफ्ट राइट जो भी है इन सबको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि जो भी आप इनमें से कर सकें उनको ज़रूर कीजिएगा। नहीं तो फिर जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों की मुलाकात होगी तो हम इन सेक्शंस को दोबारा से ज़रूर डिस्कस करेंगे कि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में तो आ गया होगा, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ तो हम लोग ऑब्वियसली डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं सारे क्वेश्चन। अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है तो उसके बाद जो है वो आपको मसला नहीं होगा, सिर्फ आपने डेटा के साथ प्ले करना है। तो ये सारे सेम क्वेश्चन है, और मज़े की बात ये है कि ये सॉल्व है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, फॉर एग्जांपल देखें जो टेबल हमें मिला हुआ है, मैं जो चीज़ शुरू में मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था, मैं आपको वो जो है समझा दूँ। यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि जो इनकी जो टेल्स हैं वो इन्फिनिटली मूव करती जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 5.35। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे 5.35 का ऑन आपकी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो 5.35 जो 3 स्टैंडर्ड नॉर्मल के बाद ये बिल्कुल आपकी टेल पे आ जाएगा -5.53। और अगर आप मज़े की बात देखें तो आपके पास z की वैल्यू 3.9 से आगे है ही नहीं, तो आप इस तरह से टेबल को अप्लाई करेंगे। -5.5335 जो है वो z की वैल्यू है, लेकिन टेबल में तो ये वैल्यू है नहीं, तो क्या करेंगे, तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम सिंपली इसको क्या कर देंगे, आपके पास जो वैल्यूज़ हैं द एरिया ऑफ द लेफ्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 एज अ 0 कंसीडर कर लेंगे। यानी कि 3.9 के बाद जो z की वैल्यू अगर आपको कोई भी मिल रही है, यानी कि अगर आपको कहा जाए फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर z जो है ऑन द राइट ऑफ 5.35 या ऑन द लेफ्ट राइट पे, तो आप कहेंगे फिर 1 होगा। ऑन द लेफ्ट ऑफ पॉजिटिव 5.35 तो फिर एरिया मैक्सिमम एरिया वहाँ पे 1 होगा। लेकिन लेफ्ट पे ऑब्वियसली हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपका जो टेल्स में जो एरिया है वो 0 नहीं होता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 0 यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे 0.00 यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम चेंज आता है वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक होता है। उसके बाद जो है वो उसमें चेंज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली इट इज़ इक्वल टू 0। तो अगर z की वैल्यू कोई 3.9 से बड़ी आपको मिल रही है तो आप डायरेक्टली उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 लिख सकते हैं। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कन्वर्ट एन x वैल्यू टू अ z वैल्यू, यानी कि जो हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया था कि जो z वैल्यू है वो बेसिकली क्या है, वो आपकी स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में से आपको डिस्टेंस बताती है फ्रॉम द मीन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो बेसिकली हाउ टू कन्वर्ट, अगर आपके पास x वैल्यूज़ हैं यानी कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं, तो किस तरह से हम लोग जो है उसको z में चेंज कर लेंगे, एंड z दैट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस डिस्कशन को करते हैं और इस पे कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।